नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब ने वो काम करके दिखा दिया जो कोई कर नहीं सकता था। मेरा दिल तो उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। अब भरे भी क्यों ना, बताइए। वो ट्रम्प साहब जो लगातार भारत की बेइज्जती कर रहे थे, कभी हथकड़ी बेड़ी लगा के वापस कर दे रहे थे, कभी स्टूडेंट्स की पिटाई के वीडियो वायरल हो रहे थे। अब उनके जब हालात लड़खड़ाए तो मुकेश अंबानी जी ने कहा, अरे छोड़िए दे मस्को, मैं ग्रेट अमेरिकन बनाऊंगा, मैं अमेरिका को महान बनाऊंगा। वो जाके ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी कि साहब अब अंबानी साहब जो हैं वो अमेरिका के जो एथेन के जहाज आएंगे उनका स्वागत करेंगे। चीन में जाने थे, ट्रेड की वजह से, बाढ़ की वजह से रुके हुए थे, लेकिन अब भारत में आ जाएंगे। आप सोचिए कितने महान है भारत के उद्योगपति। लेकिन मैंने अभय दुबे जी से पूछा, ये इतने महान उद्योगपति अमेरिका को तो महान बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके चैनल नेटवर्क 18 और बाकी चैनल ये हिंदू मुसलमान का इतना फसाद क्यों खड़ा कर रहे हैं? उनके चैनल को देखो तो ऐसा लगता है इतनी नफ़रत, इतनी हिंसा, इतना गुस्सा कि जैसे 2 समुदाय में लड़ाई लड़वा कर ही मानेंगे। इतना नफ़रती चैनल मैंने कोई देखा नहीं। तो अमेरिका को तो महान बना रहे हो, भारत में क्या चाहते हो? मैंने बहुत विस्तार से बात करी कि मोदी जी से क्या अंबानी जी का कुछ इलू-विलू गड़बड़ हो गया है, मामला क्या है? ट्रंप को महान बनाने क्यों चले गए? और अभय जी से मैंने पूछा कि बिहार में क्या चुनाव आयोग, पर्दाफाश हो गया चुनाव आयोग का चेहरा सामने आ गया। क्या होगा बिहार की मतदाता सूची का? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार सामने देख ली थी, इसीलिए ये सारा खेल रचा गया? रोचक बातचीत है, पूरी बातचीत सुनेंगे, आपको मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। बहुत बहुत अभय दुबे जी। दोस्त वो होता है कि जो दूसरे के दोस्त की मदद करे। अगर मान लीजिए मेरी आपसे कोई डील चल रही है, नहीं हो पा रही, लेकिन मेरा कोई दोस्त आके आपसे डील करके मामला सुलझा दे, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं तो अंबानी जी का बिल्कुल दिल से आज गदगद हो गया, आभार व्यक्त करूंगा मुकेश अंबानी जी को। ट्रम्प साहब बड़े गुस्से में थे, भारतीयों के वो हाथ पैर हथकड़ी लगा के वापस भेज दे रहे थे, छात्रों की पिटाई करके वापस भेज दे रहे थे, बार बार भारत को बेइज्जत कर रहे थे कि हमने भारत पाकिस्तान को, हमने कहा कि चुपचाप बैठो, धंधा करना है तो कोई युद्ध वुद्ध नहीं होगा। मतलब भारत की जितनी बेइज्जती कर सकते थे ट्रंप, उतनी उन्होंने 3 4 5 महीने में की है। ऐसे बुरे वक्त में भारतीयों को तो गुस्सा आ रहा था, सब कह रहे थे भाड़ में आए अमेरिका। जो वही जो उससे पहले इंदिरा गांधी ने भी जब एक बार परमाणु परीक्षण किए थे, तब भी अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, और पाकिस्तान का बांग्लादेश के जब टुकड़े हुए थे तब भी लगाए थे, लेकिन तब भारत ने कह दिया था भाड़ में जाए अमेरिका, पाकिस्तानी के साथ में आना है आ जाए, इंदिरा गांधी ने भी कह दिया था। लेकिन ये दौर नहीं हो पाया, मोदी जी बेचारे थोड़े कमजोर हो गए होंगे किसी भी स्थिति में। लेकिन मुकेश अंबानी का कितना बड़ा हृदय, ये मुझे आज देखने को मिला। मुकेश अंबानी तैयार हो गए हैं कि साहब एलन मस्क हट गया, मैं आ गया हजूर, मैं हूं आपका सेवक, मैं फिर से एक ग्रेट अमेरिका बनाऊंगा, इसमें मदद करूंगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है कि अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए मुकेश अंबानी तैयार हो गए हैं। बदले में जो एथेन के जहाज चीन जाने थे वो भारत आ रहे हैं। उन्होंने अपने कई जहाज बड़े बड़े तैयार कर दिए कि उनका एथेंस हम भारत में खरीदेंगे। यानी एलन मस्क की जगह अब एक सलाहकार, एक एशिया का सबसे अमीर आदमी अब नतमस्तक है ट्रंप के आगे। तो कितना अच्छा लगता है कि ग्रेट अमेरिका। इंडिया में भले वो ये करते हो कि अपने नेटवर्क 18 पे वो दिन भर हिंदू मुसलमान के दंगे कराते हों, उनके भड़काऊ चैनल इतने इतने ज़्यादा भड़कीली बातें करते हैं उनके एंकर के, कहीं दंगा ना भड़कना और भड़क जाए। उन्हें भारत की ज़्यादा चिंता होना, लेकिन अमेरिका की चिंता है। ये मोदी जी के इस प्यारे दोस्त का खेल क्या है? क्या मोदी जी से टाटा बाय बाय कर लिया, या मोदी जी के इशारे पर ट्रंप से दोस्ती करी? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, आप समझाइए। देखिए, भारत के जो 5 सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, उनमें 2 कॉर्पोरेट घराने हैं, एक अंबानी का और एक अदानी का। उसके बाद टाटा हैं, बिरला हैं और सुनील भारती हैं। ये 5 सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं। अ, जो अडानी और अंबानी के बीच की जो प्रतियोगिता, वैसे तो सारे लोग आपस में दोस्त हैं, इनमें कोई निजी तौर पे कोई अ, होड़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप औद्योगिक प्रगति किसकी कितनी ज़्यादा हो रही है, इसके लिहाज से अगर देखा जाए, तो इन दोनों के बीच की जो होड़ है, उसमें अमेरिका की इस वक़्त एक खास भूमिका है। वो भूमिका अमेरिका की ये है इसके अंदर कि अडानी जी जो हैं, वो अमेरिका में कुछ थोड़े से मुकदमेबाजी कारण थोड़े फँस गए हैं, मतलब जो है। इस चीज़ का लाभ जो है वो मुकेश अंबानी उठाना चाहते हैं। और जब 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ ली, तो मुकेश अंबानी
ने अपनी पत्नी के साथ ट्रंप से विशेष किस्म की मुलाकात की। ट्रंप ने उनको मौका भी दिया मिलने का और उसकी तस्वीरें भी हम सब लोगों ने देखी। अच्छा, इसमें जहाँ तक अमेरिका को ग्रेट बनाने का सवाल है, अगर ऐसा कोई दावा रिलायंस की तरफ से किया जा रहा है, तो उसके ऊपर तो हम लोग सिर्फ मुस्कुरा ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो पहली तो उनकी ड्यूटी भारत को ग्रेट बनाने की है। भारतीय अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत है, हम लोग सब जानते हैं उसकी कितनी बुरी हालत है, बेरोजगारी की कितनी बुरी हालत है, महंगाई की कितनी बुरी हालत है। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि एक-एक व्यक्ति के ऊपर देश में कितना कर चढ़ा हुआ है, पूरी भारत की सरकार कितनी कर्ज में डूबी हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र, जिसकी सबसे बड़ी हस्ती 2-3 सबसे बड़ी हस्तियों में एक मुकेश अंबानी हैं। एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, तो ज़ाहिर है भारत के भी सबसे अमीर आदमी ही होंगे। तो वो जो निजी क्षेत्र का निवेश है, वो अर्थव्यवस्था में बहुत ही कमज़ोर है। तो उन्हें तो पहले भारत को ग्रेट बनाना है। यहाँ पर उनका दांव ये है कि उनका जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, मुकेश अंबानी का, जो कि अडानी जी नहीं करते। अडानी जी की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। अडानी जी का जो उद्योग है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है उनका। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस नहीं है। जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसमें रिफाइनरी के कामों में नेफ्ता की बहुत जरूरत पड़ती है, नेफ्ता की। तो अभी तक ये जब तेल को रिफाइन करते थे तो उसमें से क्रैक करके नेफ्था निकालते थे और उसमें केवल 20% नेफ्था निकलता था। अमेरिका में इथेन बहुत ज्यादा है। अमेरिका उस इथेन को एक्सपोर्ट करना चाहता है, निर्यात करना चाहता है। मुकेश अंबानी ने उसके साथ में एक इस तरह का संबंध कायम कर लिया है। जब इथेन आएगा तो इथेन से जो नेफ्था बनाने की, इथेन से इथेनॉल बनेगा और इथेनॉल जो है वो नेफ्था से भी ज्यादा प्रभावशाली है, कहीं ज्यादा सस्ता है और ज्यादा बड़े उसका बढ़ने का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इससे अंबानी का जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उसमें असाधारण लाभ होगा उनको। इतना ज्यादा लाभ होगा कि उनका टर्नओवर रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। अच्छा, अब इससे अमेरिका तो ग्रेट बनेगा नहीं। अब देखने की बात, और अंबानी ग्रुप जरूर ग्रेट बन जाएगा इससे, लेकिन भारत ग्रेट बनेगा कि नहीं बनेगा ये भी नहीं पता है हम लोगों को। इससे भारत को क्या लाभ होगा। मुझे तो लगता यह है कि इसके पीछे एक सॉलिड बिजनेस प्रपोजिशन है मुकेश अंबानी का, जो एक तरह से अंबानी घराने की एक खास बात है कि वो वक्त से थोड़ा आगे जाके सोचते हैं और वो फायदा उठा रहे हैं इस बात का कि भारत का एक दूसरा बड़ा कारपोरेट घराना है जो अमेरिका में किन्हीं कारणों से फंस गया है, तो उसका लाभ उठा रहे हैं। तो वो उस प्रतियोगिता में, मुझे ऐसा लगता है, मेरा आकलन ये है कि वो आगे निकल जाना चाहते हैं। चूंकि ट्रंप को ये सब बातें बहुत प्रिय हैं, मेक अमेरिका ग्रेट, मागा वगैरह, ये सब बातें प्रिय हैं। तो अगर आप उसी मुहावरे में, उसी लहजे में बात करेंगे या उसी लहजे में आपकी खबरें आएंगी, मीडिया में आपका नाम उसी लहजे में आएगा, तो ट्रंप के साथ में बातचीत करने में आपको ज्यादा सुविधा होगी, संवाद स्थापित करने में ज्यादा सुविधा होगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें अंबानी घराने का ये एक बड़ा दांव है। इसका लाभ किसको होगा? अमेरिका को तो लाभ ये होगा कि अमेरिका बड़े पैमाने पर जो चीन को इथेन भेज रहा था वो इथेन इनको दे देगा, तो अमेरिका का इथेन का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, जो कि ट्रंप की जरूरत है। तो ट्रंप की यहां पर एक जरूरत पूरी होती हुई दिखाई पड़ती है। इससे ट्रंप को आर्थिक लाभ होगा, यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इससे लाभ होगा। और भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, जिसमें भारत काफी ज्यादा आगे ऊपर है और अमेरिका नीचे है, उस ट्रेड डेफिसिट में ट्रंप का लक्ष्य यह है कि इस ट्रेड डेफिसिट को खत्म करना है। तो अंबानी अगर इथेन लेंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा इथेन लेंगे, तो उस ट्रेड डेफिसिट को भी ठीक करने में ट्रंप को मदद मिलेगी। तो मैं तो आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से इस बारे में केवल इतना ही सोच सकता हूं। जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके लाभ का प्रश्न है, ये चीज अभी सवालों के घेरे में है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना लाभ होगा। क्या अंबानी के फैक्ट्रियों में, अंबानी की रिफाइनरियों में जो पेट्रोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, इथेन के आने के बाद में उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या भारत की जनता को सस्ते में मिलेंगे? क्या हमारे और आपके पास वो प्रोडक्ट सस्ते में जाएंगे? भारतीय उद्योगपतियों का रिकॉर्ड इस मामले में खराब है। उनको जो भी लाभ होते हैं, जो भी टैक्स रियायतें मिलती हैं, अगर इथेन एक कच्चे माल की तरह यहाँ इस्तेमाल होगा, रॉ मटेरियल की तरह इथेन इस्तेमाल होगा, तो रॉ मटेरियल अगर उन्हें सस्ता मिलता है, बेहतर मिलता है, तो उसके लाभ वो उपभोक्ताओं को ट्रांसफर नहीं करते।
ये अभी तक का रिकॉर्ड उनका है। वो कोशिश करते हैं कि उनके लाभ वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख लें, अपनी तिजोरी में रख लें और उपभोक्ताओं को ट्रांसफ़र ना करें। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपसे कि ग्रेट अमेरिका तो बना रहे हैं, हुँ, लेकिन जो मीडिया चैनल है, आपने देखा होगा तमाम बड़ी-बड़ी जो एजेंसियाँ हैं, उन्होंने कहा है कि तुम इतने नफ़रती है जो तुम थंबनेल लगा रहे हो उसको हटाओ। कई हुँ, वीडियो हटाने की बात की गई है। क्या हुँ, मिलता है देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी है, उसको अपने चैनल बैठ के इतनी हिंसा की बातें करना, एक हुँ। समुदाय के लिए नफ़रत की बातें करना, उनको नहीं लगता होगा उनके चैनल पे ये जो भड़काऊ चीज़ें चल रही हैं, ये देश को बाँट रही हैं, देश के अंदर हिंसा का माहौल तैयार कर रही हैं। अंबानी को थोड़ी-सी भी लज्जा नहीं आती होगी कि देश ने उनको इतना इसमें दिया मुझे है। भी ताज्जुब होता है संजय जी, इसमें मुझे भी ताज्जुब होता है। देखिए, मीडिया में अंबानी का जो हस्तक्षेप है, वो उनकी कुल जो नेट वर्थ है, उसका कितना प्रतिशत है? बहुत मुझे तो लगता ज़रा-सा। है कि 1% भी नहीं होगा, हुँ, 0.5% भी नहीं होगा, उससे भी कम होगा। हुँ, बहुत कम होगा वो, ना के बराबर। उनके लिए पान खाकर पान की पीक जिस तरह थूकी जाती है, उस तरीके से है किसी चैनल को या किसी ग्रुप ऑफ चैनल्स को खरीद लेना और वहाँ पे 400-500 लोगों को तैनात करके वहाँ पे मीडिया में वो शुरू कर देना या तरह-तरह की मीडिया के कुछ शेयर खरीद लेना, ये बहुत मामूली बात है, ये कुछ है ही नहीं उनके लिए कतई। अच्छा, अंबानी को इस बात में कोई भी लाभ नहीं हो सकता कि देश में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें या हुँ, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान दिए जाएँ या हिंदू-मुसलमान दंगे का माहौल बना रहे, सांप्रदायिक माहौल बना रहे, इससे अंबानी को कोई लाभ नहीं हो सकता। अंबानी को ही नहीं, चाहे अदानी हो, देश का कोई भी पूंजीपति हो, उसको लाभ केवल एक ही सूरत में होता है, हो सकता है कि देश में शांति रहे, तनाव ना हो, बेचैनियाँ ना हो समाज में। लोग अपना चुपचाप रोज़ी-रोटी कमाएँ, आराम से रहें और एक-दूसरे के साथ भलमसात के साथ रहें, तभी बाज़ार को फ़ायदा होगा, तभी इन सब लोगों को फ़ायदा होगा। मेरी ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि देश का जो पूंजीपति वर्ग है, जिसमें अंबानी सबसे ऊपर हैं और अंबानी अदानी का तो मीडिया में बहुत ना के बराबर ही है। एनडीटीवी को छोड़ के ज़्यादा कुछ है नहीं उनका, हैं। बाकी लेकिन अंबानी का तो बहुत है। यानी कि एनडीटीवी में भी अंबानी के शेयर ज़्यादा थे काफ़ी, आपको ध्यान होगा वो शेयर सब अदानी ने खरीदे, तब एनडीटीवी वो ले पाए। हुँ, ये तो जानकारी हम सब लोगों को है। तो ये लोग क्यों इस नफ़रती राजनीति को प्रोत्साहन देते हैं? भाई सही अंबानी ने जो अपने मैनेजर अंबानी खुद तो ना देखते होंगे अपने चैनलों को, हैं? उन्होंने जो वहाँ पे मैनेजर रखे हैं, जो चैनल हेड रखे हैं, जो एंकर उन्होंने वहाँ पे उनको नौकरी दी है, हम सब लोग उनको जानते हैं कि वो क्या है, उनका इतिहास क्या है। किसी का नाम लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। वो आज क्या कर रहे हैं, कल क्या कर रहे थे, हम सब लोग ये भी जानते हैं। पहले किस चैनल में थे, अब किस चैनल में हैं, पहले चैनल थे, क्यों वहाँ से आए, हम लोग ये भी जानते हैं। इसके बावजूद भी मैं ये समझने में अभी तक नाकाम हूं कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिटिकल गेम है कि सारे चैनल जो हैं वो एक नफरती हवा चलाते रहें, अगर भाजपा का ये पॉलिटिकल गेम खेलने से उनको क्या फायदा है। अगर अंबानी आज की तारीख में बैठ के तय करते हैं कि हम एक नफरती चैनल नहीं चलाएंगे, अंबानी के रणनीतिकार या अंबानी जो भी हो, मतलब जो उनका मीडिया का काम देखते हो, वो तय करते हैं कि हम नफरती चैनल नहीं चलाएंगे, तो उससे कुछ भी नहीं, उससे कोई भारतीय जनता पार्टी से इनके रिश्ते नहीं खराब होंगे। वो कोई कोई मतलब ही नहीं है उसका होने का, खराब होने का। भाई बहुत सारे अखबार हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस तो नफरती अखबार नहीं है। मैं हुँ, नहीं मानता हूँ कि भास्कर एक कोई नफरती अखबार है। भास्कर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखबार तो ही ना है। दैनिक हुँ, जागरण की तरह नहीं है भास्कर। हुँ, बहुत सारे अखबार हैं, बहुत सारे मीडिया ग्रुप हैं। आनंद हुँ, बाज़ार ग्रुप एक नफरती चैनल नहीं, नफरती ग्रुप नहीं है। हुँ, भाई भाजपा का समर्थन करना नफरती ग्रुप होना नहीं है। अगर कोई चैनल भाजपा भाजपा को हमदर्दी कर सकता है, तो नफरती बात करना वो उसकी इन्हें क्यों ज़रूरत है मुझे? ये मैं अभी तक समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल सही आज ये बात अगर है। तय करते हैं आज अगर ये तय करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तक कि इनकी प्रतिष्ठा और अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक बात। इसकी साख समाज में बढ़ेगी, इनकी ब्रांड वैल्यू बेहतर होगी। अंतर्राष्ट्रीय जगत पे ये बेहतर होंगे। ये सही, भारतीय जनता पार्टी का फेंका गया दाना क्यों चुगते हैं? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक सवाल है, मतलब जो आपने बहुत सही उठाया है सवाल। बिल्कुल ठीक बात है। एक और साहब हैं जिनके कारनामे मुझे कभी समझ में नहीं आते हैं, वो धनखड़ साहब। वो रह के निशिकांत दुबे की तरह उनको दौरे पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेके। अब वो पूछ रहे हैं कि सीबीआई के डायरेक्टर चुनने में भई सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट क्यों टाँग अड़ा रहा है? मतलब धनखड़ साहब को चाहिए कि वो और मोदी जी मिलके सीबीआई का डायरेक्टर बना दें, उनके मन में भाव ऐसे ही आता होगा। क्या हो गया है धनखड़ साहब को? एक हाउस के वो सभापति हैं, एक प्रतिष्ठित इमेज है, हाउस की इमेज है। क्यों ऐसा बंटाधार कर रहे हैं वो?
देखिए, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनको बोलने से हम लोग रोक नहीं सकते। और लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनकी जो बातें कह रहे हैं, उसको एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकालें। उनके मुँह पे पट्टी तो नहीं बाँधी जा सकती, उनको अधिकार है बोलने का और उपराष्ट्रपति हैं ऊपर से। लेकिन ये हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, देखिए, जो एग्ज़ीक्यूटिव है, चुनी हुई संसद जो है, उसके अधिकारों को छोड़कर बाकी किसी भी लोकतंत्र की सभी संस्थाओं के खिलाफ उन्होंने मुहिम चला रखी है। खास तौर से न्यायपालिका के खिलाफ चला रखी है, इसके खुद भी वो सदस्य रहे हैं। न्यायपालिका के खिलाफ मुहिम चला रखी है। वो सोचते हैं कि अगर न्यायपालिका को हम कमजोर कर देंगे या उससे उसके अधिकारों को छीन लेंगे या उसके अधिकारों की वैधता को संदिग्ध कर देंगे तो इससे लोकतंत्र का भला होगा। वो बिल्कुल गलतफहमी के शिकार हैं। लोकतंत्र का भला नहीं होगा, बल्कि लोकतंत्र का उससे बहुत नुकसान होगा। देखिए, ऐसा कोई भी लोकतंत्र जिसके ऊपर किसी भी तरह का नियंत्रण ना हो, दरअसल नाम का ही लोकतंत्र होता है, वो दरअसल इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी होती है। वो एक निर्वाचित निरंकुशता होती है। चुनाव के जरिए निर्वाचित हुई सरकार है, आचरण उसका बिल्कुल निरंकुश तानाशाहों जैसा आचरण है। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे उपराष्ट्रपति जितने भी वक्तव्य देते हैं, उन सबके पीछे छिपी हुई भावना यही होती है कि इस देश के अंदर एक सीमित तानाशाही स्थापित हो जाए। जानते हैं इस वक्त किसका क्या कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? आपने शशि भूषण का नाम सुना होगा। एक सांसद थे इंदिरा गांधी के जमाने में, शशि भूषण, जो बहुत अच्छा भाषण दिया। मैंने खुद भी उनके भाषण सुने हैं। इंदिरा गांधी को जब शौक आता था तो वो सीमित तानाशाही का एक शोषा उछालती थी इंदिरा गांधी, लिमिटेड डिक्टेटरशिप का। और शशि भूषण को लगाया जाता था इस काम में कि वो इस तरह के वक्तव्य तमाम जो है वो देते थे। तो इस वक्त धनखड़ साहब वही भूमिका निभा रहे हैं जो शशि भूषण उस वक्त निभाते थे। ये एक तरह से देश में लिमिटेड डिक्टेटरशिप स्थापित हो, निर्वाचित निरंकुशता स्थापित हो, इसके लिए एक पूरी तर्क योजना तैयार कर रहे हैं। और उसकी शुरुआत उस दिन हो जाएगी जिस दिन वास्तव में इस देश की न्यायपालिका पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार की मातहत बन जाएगी। वैसे भी जज लोग जो करते हैं, जजों का जो रवैया होता है, जिस तरीके से वो एक पोस्ट रिटायरमेंट प्लान के फिराक में हमेशा रहते हैं, पहले से ही बहुत सारी समस्याएं मौजूद हैं। उसके ऊपर अगर देश का राष्ट्रपति भी डंडा लेकर न्यायपालिका के पीछे पड़ जाए, उपराष्ट्रपति भी देश का डंडा लेकर न्यायपालिका के पीछे पड़ जाएगा, तो उस वक्त क्या हालत होगी? सोचने की बात है ये। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट की बात करी तो आपको कैसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा सरकार को कि चंद्रचूड़ का मकान खाली कराइए, तो मकान खाली नहीं कर रहे हैं? कोई सोच सकता था जब चंद्रचूड़ आए थे तब क्या चंद्रचूड़ थे और अब ये स्थिति आ गई कि मकान खाली नहीं करानी? अब देखिए, उनका तर्क ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो कुछ विशेष किस्म के हैं, यानी मतलब बिल्कुल जिस तरह से सामान्य बच्चे होते हैं उस तरह के नहीं है, इसलिए मुझे एक विशेष हमने वक्त मांगा था। तो वो वक्त भी तो मई में गुजर चुका है। 6 महीने पूरे हो गए। हाँ, वो मई में गुजर चुका है। उनको स्वयं ही उसको छोड़ देना चाहिए था। और जिस घर के बारे में कह रहे हैं कि वहां का घर मिला हुआ है तुगलक लेन के ऊपर, वहां कामकाज चल रहा है, तो फिर उन्हें उसके लिए अलग से फिर परमिशन और मांगनी चाहिए थी। अगर मान लीजिए वो कामकाज नहीं चल हो पा रहा तो कुछ ना कुछ नियम कानूनों का पालन करना चाहिए और परमिशन मांगनी चाहिए थी। विशेष रूप से महीने भर की, 15 दिन की और परमिशन हो जाती। जो आधा बना हुआ घर है उसी के अंदर चले जाते। एक व्यक्ति को, एक परिवार को एक घर में रहने के लिए कितने कमरे चाहिए? वही तो कह रहा हूँ, कितने कमरे हम चाहिए? लोग वहां तो वैसे ही 10-12 कमरे दो से। या तीन 2 या 3 कमरों के घरों में रहते हैं। हमारे बच्चे भी इन्हीं घरों में पले बड़े हैं। हमको कोई 10 घर का 15 कमरों का 15 बेडरूम का घर थोड़ा ना चाहिए हमें। हमें किसी बंगले की जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी अगर आप देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं तो आपको ज्यादा बड़ा घर में रहने की आदत हो गई है आपको, तो ठीक है। लेकिन जो नियम कानून वगैरह हैं उसके हिसाब से भी तो चलना चाहिए। आप जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं वो सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो जो घर मुझे मिलना चाहिए था उसमें बैठा हुआ है रिटायरमेंट के बावजूद। संजीव खन्ना तो चले गए, उनको मकान ही नहीं मिल पाया। हाँ, 6 मकान ही महीने नहीं मिल वो। पाया। और ये भी चले जाएंगे, इनके भी बहुत कम दिन बचे हैं गवई हाँ, साहब के। गवई साहब के दिल्ली होती हैं। हाँ, बताइए, बहुत कम दिन एक बचे। जब वो आए थे तो कितनी बड़ी-बड़ी बातें होती थी। वो जी गणेश जी। जी की आरती ने शायद सब गड़बड़ कर दिया, चेहरा गणेश जी की सामने। आरती है, ये राम जन्मभूमि वाला फैसला है, ये तमाम बहुत सी चीजें इस तरह की हैं। बहुत चीजें इस तरह अब इस समय फिर सुप्रीम कोर्ट पे निगाहें हैं पूरी देश की, क्योंकि बिहार में जिस तरह का खेल हो रहा है। महाराष्ट्र में तो आराम से हो गया वोटर लिस्ट में काम, हरियाणा में हो गया वोटर लिस्ट में काम, दिल्ली के चुनाव ने पोल खोल दी
कि मसला ईवीएम में नहीं है, मसला वोटर लिस्ट में है। 5 बजे के आसपास जो वोटिंग बढ़ती है, खेल उसमें है। जी। अब बिहार में शाम की 5 वाली वोटिंग लिस्ट में तो खेल हो नहीं सकता। तो चुनाव आयोग ने जो फरमान जारी किया, फिर विपक्ष इस तरह तेवर में आया, फिर फरमान वापस लिया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लोकतंत्र के लिए इस इमरजेंसी के बाद क्या ये सबसे खतरनाक हालात नहीं है कि आप कह रहे हो 20% वोट, 2-2.5 करोड़ वोट काटने की बात अपने मन से करने लगे हो, कहने लगे हो, कोई दस्तावेज नहीं, कोई प्रमाण नहीं, आधार से लिंक नहीं करना चाहते हो वोटर आईडी कार्ड को। कितना खतरनाक महसूस कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए आप इस बात को? देखिए, जब नए मुख्य चुनाव आयुक्त आए थे, तो आते ही उन्होंने ऐलान किया था कि हम आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से लिंक करने का अभियान जबरदस्त रूप से चलाएंगे। अच्छा, उसके बाद में जांच का विषय ये है, यानी हम सब लोगों के लिए, हम लोग जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, हम लोगों के लिए हमें जानकारी इस बात की हासिल करनी चाहिए कि आखिरकार वो जो लक्ष्य था कि वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का, वो लक्ष्य क्यों पृष्ठभूमि में फेंक दिया गया और एक नया लक्ष्य लेके ये सामने आ गए। भाई, बिहार के अंदर नई जो मतदाता सूची है, नई मतदाता सूची तो अभी कुछ महीने पहले ही तैयार हुई थी। अभी देखिए, ये सब तथ्य सामने आने लगे हैं। बिहार में मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हुआ था, मुझे नहीं लगता कि शायद उसको 6 महीने से ज्यादा समय हुआ है। मतदाता सूची बन गई थी, उसमें बहुत सारे नाम संशोधित होकर आए थे। वो भी चुनाव आयोग ने ही तो बनाई थी। वो किसने बनाई थी? वो हमने और आपने नहीं बनाई थी, वो भी चुनाव आयोग ने बनाई थी। अब आप उसी बिहार के अंदर उस मतदाता सूची को पूरी तरीके से कूड़ेदान में फेंक कर एक नई मतदाता सूची बनाना चाहते हैं। किस नाम पर? कि यहां पर फॉरेन नेशनल्स घुसाए हैं, विदेशी नागरिक खुफिया तौर पर घुसाए हैं। कितना है परसेंटेज? भारत का पूरा, बिहार का जो पूरा मतदाता मंडल है, उसमें विदेशी जो नागरिक हैं, कथित विदेशी नागरिक हैं, उनका प्रतिशत कितना है? इस बात का तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना। मेरा तो मानना यह है कि वो प्रतिशत इतना ज्यादा कम है कि शायद उसकी गणना भी कर पाना मुश्किल है। जिस नाम पे यह किया जा रहा है, वो नाम विदेशी नागरिकों वाला, अवैध विदेशी नागरिकों वाला तर्क है। अगर ये देखा जाए कि बिहार में अवैध विदेशी नागरिक कितने हो सकते हैं, सरकार के पास ये भी तो कोई आंकड़ा होगा। भाई, चुनाव आयोग को जो प्रेरणा प्राप्त हुई कि विदेशी नागरिकों को निकालना है, इसलिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण दोबारा किया जाए। माइग्रेशन का नंबर दूसरे पे आता है। जो इंटरनल माइग्रेशन की बात है, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने की बात है, वो नंबर दूसरे पे आता है। मैं इस बात पर लगातार सोच रहा हूं कि भाई, आखिरकार सरकार की तरफ से चुनाव आयोग को कोई आंकड़ा दिया गया होगा कि इतने बड़े पैमाने पर इतने करोड़ अवैध विदेशी नागरिक बिहार में घुसाए हैं और उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं, इनको निकालने के लिए आप ये काम कीजिए। तो वो आंकड़ा मिलना चाहिए ताकि हम लोग इस काम की जो गंभीरता है उससे वाकिफ हो सके। अच्छा, अब इसमें क्या है, चूंकि चारों तरफ से विरोध हो रहा है और बात अब अदालत तक पहुंच गई है, 5-5, 6-6 उसमें एडीआर प्रमुख है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म प्रमुख है, और दूसरे लोग भी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाल दी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी भेज दिया है। तो इससे चुनाव आयोग के अंदर भी एक तरह की हड़बड़ाहट है, लड़खड़ाहट है और आत्मविश्वास का काफी अभाव दिख रहा है। उसी आत्मविश्वास के अभाव का नतीजा ये है कि उनके जो बिहार के चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने वो विज्ञापन प्रकाशित कर दिया। उस विज्ञापन को देख के लगता है कि चुनाव आयोग ने जिन 11 प्रमाण पत्र मांगे थे, उन 11 के प्रमाण पत्रों को अनिवार्य नहीं माना, नहीं, अब अनिवार्य मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बारे में ये सब बातें होने लगी। फिर चुनाव आयोग ने फिर कहा है आज कि नहीं, वो बिल्कुल अनिवार्य है, वो जो विज्ञापन से भ्रम फैल रहा है। तो चारों तरफ अजीब किस्म की गड़बड़ी का माहौल है। और देखिए, इसमें 25 तारीख डेडलाइन है, यानी मतदाता और चुनाव आयोग का संपर्क तो 25 तारीख को खत्म हो जाना है। उसके बाद जो काम करना है वो चुनाव आयोग को काम करना है। और आज तारीख है 7, कितने दिन रह गए? 13 और 5, 22 दिन रह गए।
10 और 3 13, 13 और 5 22 दिन रह गए केवल। 22 दिन के अंदर वो बिहार के 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के भाग्य का फैसला कर देंगे, नागरिकता का फैसला कर देंगे। दूसरे एडीआर जो मुद्दा लेके गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत गंभीर है, उस पर गौर करने की जरूरत है। एडीआर ने ये कहा है कि चुनाव आयोग को ये संवैधानिक अधिकार ही नहीं है कि वो लोगों की नागरिकता तय करे। सही बात है, चुनाव आयोग का काम भी नहीं है ये। चुनाव आयोग काम नहीं है ये। चुनाव आयोग न तो एनआरसी कर सकता है, हाँ, चुनाव आयोग ये सब काम कर ही नहीं सकता। सही बात है। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस सघन पुनरीक्षण के जरिए अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए, उनसे परे जाते हुए है वो नागरिकता लोगों की तय कर रहा है। तो ये चीज सनसनीखेज बात है बिल्कुल अपने आप में। हाँ, देखिए ये मसला उत्तरोत्तर गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी तक हम सब लोग चुनाव आयोग की आलोचना कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं थी कि चुनाव आयोग दरअसल अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है और वो काम कर रहा है जो काम करने का उसको अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, और पूरा देश में इस बात को लेकर तनाव है। 10 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बात आपने सुनी। मुझको यकीन है एक नए सिरे से, नए एंगल से आपको ये बात सोचने पे मजबूर कर दिया होगा अभय जी ने। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।